हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS के जो एग्जाम है TGT PGT, उसका जो जनरल हिंदी सब्जेक्ट रहने वाला है, उसके लिए हम आज करेंगे वर्ण विचार। ओके, एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, आपको ध्यान से देखना है। ओके, समझना है इसको अच्छे से। जब आप वर्ण विचार करोगे तब आपके लिए जो बाकी व्याकरण है, हिंदी ग्रामर, वो आपके लिए इजी रहेगी। ओके, इसी के बेस पर हमारी संधि का जो टॉपिक है वो हम डिटेल में करेंगे। देखिए, वर्ण विचार इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्थोग्राफी। जो हमारी जनरल इंग्लिश है उसके अंदर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऑर्थोग्राफी। ओके, ऑर्थोग्राफी का जो एक क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर, ध्यान से देखें। जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसके मुख से विभिन्न ध्वनियां उच्चारित होती हैं। इन्हीं ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। देखो, हिंदी ग्रामर के अंदर सबसे पहला टॉपिक आएगा वर्ण का। अगर हमें वर्ण है, वर्णमाला है, उसका ही हमें डिटेल में नहीं पता होगा तो हम आगे के टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते। ओके, इसलिए हमारे छोटा सा टॉपिक रहने वाला है, इसको अच्छे से समझे। वर्णों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जब हम किसी भी वर्ण को, ओके, जो बच्चा ध्वनियां बोलता है उसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे पा पा, ओके, पा प प्लस आ प्लस प प्लस आ। ओके, जो ये ध्वनियां हैं, जो इसके लिखित रूप होगा उसी को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह निर्धारित होता है, जैसे अ आ क ख आदि, इस प्रकार। ओके, ये हमारे वर्ण कहलाते हैं। आगे देखें, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। ओके, एग्जाम में आ भी जाता है ये क्वेश्चन। जो सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? उसे हम वर्ण कहते हैं। ओके, बिल्कुल इजी टॉपिक है और ये करना भी आपको जरूरी है। ओके, जब तक आपको ये डिटेल में अच्छे से नहीं पता होगा तो हम आगे के टॉपिक्स करने में कंफ्यूज रहेंगे। ओके, वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा ये टॉपिक जरूरी है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जब वर्ण आपस में जुड़कर, तो उनसे जुड़कर क्या बनते हैं? शब्द। ओके, वर्णों के सार्थक मेल को, जिसका कोई अर्थ निकले, उन्हीं को बोलेंगे हम शब्द। ओके, जैसे अमर। अमर एक शब्द है, लेकिन इसके अंदर वर्ण देखें क्या क्या है? अ प्लस म प्लस अ प्लस र प्लस अ। ओके, आगे देखें, इसी से हमारी बनती है वर्णमाला। ओके, वर्णमाला देखें, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह, जब किसी भी वर्ण को हम व्यवस्थित एक एडजस्ट समूह में हम डालेंगे, उसको बोलेंगे वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 35 व्यंजन है। यहाँ पर 33 व्यंजन जो है मेन होते हैं। ओके, जो 2 व्यंजन रहेंगे वो हमारे आगत व्यंजन रहेंगे। ओके, देखें, वर्ण के भेद। उच्चारण के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। ध्यान से देखें, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये सभी को पता होगा, बिल्कुल छोटे से छोटे बच्चे को भी ये बात पता होती है। वर्ण कितने टाइप के होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। अभी जो स्वर है और व्यंजन है, इनको भी हम डिटेल में करेंगे। कई जो स्टूडेंट्स होते हैं
उनको जो स्वर हैं हमारे किस किस टाइप के स्वर होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। ओके, लेकिन इसका कई सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, इसलिए हम इसको एक बार इसको डिटेल में करेंगे। ओके, इस चैप्टर को हम डिटेल में करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा उसको अच्छे से करेंगे। स्वर व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है वे स्वर कहलाते हैं। किसी की जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाएं, ओके, वे होते हैं स्वर। इसमें हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान से देखें, इनके उच्चारण में हवा मुख से स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है। ये संख्या में 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ओके, इट्स क्लियर। ओके, स्वर के भेद। स्वरों के 3 भेद होते हैं। देखो, स्वर के अब हम भेद कर रहे हैं, ध्यान से देखें। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ओके, ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 है, अ, ई, उ तथा री। ओके, इनको आपने याद करना है। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ तथा री। ओके, आगे देखें, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ तथा औ। ओके, इनका आपने याद कर लेना है। दीर्घ स्वर 7 होते हैं और जो ह्रस्व स्वर वो 4 होते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर से। ओके, इसका जो चिन्ह है वो 3 के टाइप में भी होता है कई बार। ओके, और इसको एस के टाइप में भी होता है इसका। वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका चिन्ह ये है, जैसे हे, राम, ओम आदि। ओके, ये प्लुत स्वर है। इसमें बोलने में थोड़ा सा ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ओके, ध्यान से देखें। नेक्स्ट, अनुस्वार। कई बच्चों को पता नहीं होता, जो ये बिंदु होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुस्वार। इनको क्या बोलते हैं? विसर्ग। और जो ये चंद्र बिंदु है इसको बोलते हैं अनुनासिक। ओके, ये आपको याद रखने हैं ये पॉइंट्स। अनुस्वार बोलेंगे बिंदु को, विसर्ग जो 2 डॉट्स होते हैं, ओके, इसको बोलेंगे, और अनुनासिक चंद्र बिंदु को बोलेंगे। ओके, विसर्ग होता है जो ये तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखें, अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है, जो बिंदी, ओके, बिंदु के रूप में ये काम करता है। म और न की साउंड इसमें होती है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंधा, मंदिर, संत, कंगन आदि। ओके, अब मानक वर्तनी में पंचम वर्ण, जो पंचम वर्ण होता है कवर्ग, चवर्ग, उसमें, ठीक है, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग में, ओके, जो लास्ट का पंचम अक्षर होता है उसी को हम अनुस्वार के चिन्ह के रूप में यूज करते हैं। इसको बिंदु में यूज करते हैं। रे, य, न, म के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह वर्णों के ऊपर लगाया जाता है। विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। स्वतः, प्रातः, संभवतः
अतः आदि। ओके, जो ये अनुस्वार है और विसर्ग है, इनको हम बोलेंगे अयोग वहा। ये एग्जाम में आते हैं। ओके, जो बिंदु है, विसर्ग है, कोई भी एक दे दिया जाता है और उसको बोलते हैं, इस पूछा भी जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोग वहा। ओके, अयोग वहा कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक तथा मुख दोनों से बाहर निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। स्वर के साथ इसका चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जब स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगी होती है तो वहां अनुनासिक का प्रयोग न होकर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर व्यंजन कोई आता है तो उसमें अनुस्वार, और अगर कोई स्वर आता है तो उसमें अनुनासिक। ओके, जैसे मैंने, यहाँ पे अनुस्वार, नींद अनुस्वार आदि। अनुनासिक में मांग, आ के जो डंडा है यहाँ पर, उस पर लग गया चंद्र बिंदु, नान। ओके, आदि। आगत स्वर। आगत स्वर देखें, आगत स्वर देखें, ओ, ये वाला साइन आगत स्वर में यूज होता है। ओ भी बोलते हैं इसको, आ भी बोलते हैं। आ और ओ के बीच की साउंड होती है ये, और ये जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। ओके, इंग्लिश के वर्ड्स को जब हिंदी भाषा में लिखा जाता है तो उसमें इसका यूज होता है। ओ अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है। इसका उच्चारण आ तथा ओ के मध्य का प्रतीत होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय ही किया जाता है। जैसे कॉफी है, ये इंग्लिश का शब्द, लेकिन इसको हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे कॉफी। कॉलेज, क ओ आ ओ ले एज, कॉलेज। ड आ ओ क टर, डॉक्टर। ट आ ओ फे ई, टॉफी। ट ये र आ ओ ले ई, ट्रॉली आदि। ओके, इतना आपको डिटेल में ये समझ में आया स्वर। ये था हमारा स्वर का टॉपिक। ओके, ध्यान से देखें दोबारा से। हर्ष, दीर्घ, प्लुत, हर्ष स्वर अ, ई, उ तथा री। ओके, इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। आगे देखें, दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनको बोलने में हर्षों से दुगुना समय लगता है। प्लुत स्वर में हर्षों से तिगुना समय लगता है, और ये इसका चिन्ह है। ओके, प्लुत स्वर का। अनुस्वार बिंदु, अनुस्वार बिंदु, विसर्ग, अनुनासिक, चंद्र बिंदु। ओके, आगत स्वर ओ की साउंड रहेगी इसकी। आगे हम करेंगे व्यंजन। ओके, स्वर का हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है टॉपिक। आगे हम करेंगे व्यंजन। ध्यान से देखें, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वर हमारे 11 होते हैं, और जो व्यंजन बोलते टाइम व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में नहीं होता तथा उच्चारण के दौरान वायु मुख से अवरुद्ध होकर बाहर निकलती है। ओके, जब हम इनको बोलते हैं तो जो हवा है हमारे मुख से थोड़ी सी रुककर बाहर निकलती है। व्यंजन के भेद। व्यंजन देखें डिटेल में ध्यान से। ओके, व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, जैसे हमारे स्वर में थे 3, हर्षव, दीर्घ एंड प्लुत। ओके, ऐसे ही व्यंजन में भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। ओके, स्पर्श व्यंजन देखें ध्यान से। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय
वायु मुख के अवयवों जैसे कंठ, होठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा बाहर आए। अगर किसी भी जैसे कंठ, होठ और जिह्वा इनसे स्पर्श करके अगर हवा बाहर आती है कोई भी व्यंजन बोलने में, तो उनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं। हर वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। देखिए ध्यान से, ये टेबल आपको याद कर लेनी है अच्छे से। कवर्ग क ख ग घ ड़, चवर्ग च छ ज झ य, टवर्ग ट ट ठ ड ढ ण। ओके, इसके अंदर ये भी आएगा और ढ ढक्कन जो बिंदु वाला है होता है ये भी आएगा। ओके, तवर्ग त थ द ध न। ओके, पवर्ग प फ ब भ म। ओके, ये थे हमारे स्पर्श व्यंजन की टेबल। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये 5-5 25 होते हैं टोटल। ओके, स्पर्श व्यंजन ये आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह मुख के किसी भाग को नहीं छूती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते समय जो हमारी जिह्वा है, जीभ है, जो वो मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती, उसे बोलेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। ये वर्ण स्वरों तथा व्यंजनों के बीच में स्थित माने जाते हैं। स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं ये संख्या में 4 हैं। य, र, ल, व। बोल के देखना, य, र, ल, व। ओके, ये हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ओके, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के घर्षण के कारण मुख से विशेष प्रकार की ऊष्मा या वायु निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ओके, जिनको बोलते समय हमारे मुंह से कुछ एक विशेष प्रकार की ऊष्मा, एक ऊर्जा, ये वायु निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 है। श, श, स, ह। ओके, श सलजम, स षटकोण, स सपेरा, ह हल। ओके, ये हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन। इनको आपने याद रखना है। 4 होते हैं जो ऊष्म व्यंजन, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और जो 25 है हमारे वो हैं स्पर्श व्यंजन। ओके, 5 उनको वर्गों में बांटा गया है। 5-5 होते हैं वो, ठीक है, उनको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखें, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन देखें, ज, इसकी साउंड अलग होती है। ओके, फ। आगत व्यंजन है जो अरबी फारसी भाषा से हिंदी में आए हैं। ये अरबी फारसी भाषा से आए हैं हिंदी में। ओके, इनका प्रयोग अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों को लिखने में किया जाता है, जैसे कागज, मेज, साफ, तूफान, कॉफी आदि। ओके, इनमें थोड़ा सा जोर लगाकर इस पर बोला जाता है आगत व्यंजन में। ये आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन। ओके, संयुक्त व्यंजन है जो ये एग्जाम में आते हैं। अक्षय, त्रय, अज्ञ, श्रेय। इनको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो अक्षय है उसकी संधि क्या होती है, कैसे बनता है ये, और त्रय कैसे बनता है, अज्ञ कैसे बनता है, और श्रेय कैसे बनता है। ओके, इसलिए इनको ध्यान से देखें। जब एक स्वर रहित व्यंजन कहने का मतलब स्वर नहीं होता उस व्यंजन में,
क, त, ज, श, ये इसके अंदर हलंत, जहां पर हलंत लगा मिल गया वो होता है स्वर रहित व्यंजन। ओके, दूसरे स्वर युक्त व्यंजन के साथ मिलकर ये स्वर युक्त व्यंजन है, इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। इसमें श कैसे बनता है? श हलंत प्लस श हलंत प्लस अ, इसमें ये जुड़ा होता है। अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो इसमें स्वर ऑटोमेटिकली इसमें ऐड है, और इसके अंदर अगर इसको हलंत में लिखते हैं तो इसको अ भी इसमें साथ में जोड़ना पड़ेगा। ओके, आगे देखें, जब एक स्वर रहित व्यंजन, ये स्वर रहित व्यंजन है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। दूसरे स्वर युक्त व्यंजन, ये स्वर युक्त व्यंजन है, ओके, के साथ मिलकर एक नया व्यंजन बनाता है। इसके साथ ये मिलकर क प्लस श अक्षय, ये बन गया क प्लस श अक्षय, कक्ष, पक्षी। ओके, त प्लस र त्र, त प्लस र त्र, पत्र, नेत्र। ओके, त प्लस र जुड़ के क्या बना है? त्र। ज प्लस य जुड़ के क्या बना है? अज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। श प्लस र ये जुड़कर क्या बना है? श्र, श्रुति, श्रम। ये आपको अच्छे से याद करने हैं, एग्जाम में आते हैं। क प्लस स अक्षय, त प्लस र त्र, ज प्लस य अज्ञ, श प्लस र श्र। ओके, ये जुड़कर ही जो नया शब्द बनता है, नया व्यंजन बनता है, उसको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा संयुक्त व्यंजन, और अच्छे से लर्न भी हो गया होगा। ओके, और आगे जो एग्जाम्स में अगर आते हैं ये क्वेश्चन, आई होप आप इसको गलत नहीं करके आओगे, बिल्कुल सही आप इसको करके आएंगे। व्यंजनों के मेल से ये नए रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये संख्या में 4 है जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। ओके, आगे देखें, इनके अतिरिक्त और भी संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक स्वर रहित व्यंजन का किसी दूसरे स्वर युक्त व्यंजन से मेल होने पर ये इस प्रकार लिखे जाते हैं। एक स्वर रहित है आधा म, और एक दूसरा स्वर युक्त व्यंजन है पूरा ह, मह, मन, न्य, क्य, स, तव, त्य, प्य, सव आदि। ओके, इनसे बने शब्द है तुम्हारा, महा, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। ओके, निमन, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। अन्य, ये भी संयुक्त। क्यारी, ये भी संयुक्त। पश्चिम, संयुक्त। त्वचा, संयुक्त व्यंजन। त्योहार, ये संयुक्त व्यंजन से जुड़कर बना है। प्यारा, ये भी संयुक्त व्यंजन से। स्वाद, स, व, ओके आदि। द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन देखें क्या होते हैं, एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, हमें इनका कई बार पता नहीं होता। ओके, इसलिए ध्यान से देखें। द्वित व्यंजन, जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है। ओके, स्वर रहित पहले आएगा स्वर रहित व्यंजन, और फिर आएगा स्वर सहित व्यंजन। ओके, और लेकिन होना चाहिए क्या? समान, ये बात इंपॉर्टेंट है। ओके, तभी इसको द्वितीय व्यंजन बोलेंगे। सेम होना चाहिए, स्वर रहित व्यंजन भी और स्वर सहित व्यंजन भी सेम, दोनों सेम होने चाहिए, तब वह द्वितीय व्यंजन कहलाता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आधा क और पूरा क, ठीक है, ये बन गया कक। च, त, म, ल, आधा और पूरा, लेकिन होने चाहिए दोनों सेम, तभी हम इसको बोलेंगे द्वितीय व्यंजन। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इनसे बने शब्द देखें, एग्जाम्पल धक्का, बच्चा, मिट्टी, अम्मा, दिल्ली आदि। ओके, ये थे हमारे व्यंजन।
दोबारा से देख लीजिए एक बार। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ओके, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और इनको 5 जो वर्ग हैं उनमें बांटा गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ओके, आगे अंतस्थ व्यंजन। ओके, अंतस्थ व्यंजन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन स, श, स, ह। आगत व्यंजन ज, फ। शुंक्त व्यंजन अक्ष, त्रय, अज्ञ, श्र। ओके, आगे देखें। और ये लास्ट में आएगा द्वित्व व्यंजन। ओके, बीच में ये है स्वर रहित व्यंजन, ये भी शुंक्त व्यंजन ही है, इनको भी आप देख लीजिए ध्यान से। और आगे है द्वित्व व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन, लेकिन सेम। ओके, ये थे हमारे स्वर और व्यंजन बिल्कुल डिटेल में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम करेंगे संधि। संधि में इन्हीं की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। ओके, स्वर और व्यंजन अगर आपको अच्छे से नहीं आते तो आप जो संधि है उसको करने में आप डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे, इसलिए आप इसको वीडियो को अच्छे से डिटेल में करें और समझें और फिर हम करेंगे संधि। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और आगे तैयारी करते रहें। थैंक यू।